DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में मुझे 45वीं रैंक प्राप्त हुई है। आज मैं आप सबके साथ अपनी एथिक्स प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने रिज़र्व लिस्ट से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा एथिक्स में स्कोर 96 था और इस अटैम्प्ट में मेरा एथिक्स में स्कोर 120 है, तो लगभग 24 मार्क्स का लीप मैंने लिया है। तो कैसे मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया और कैसे इसने मुझे रैंक इम्प्रूव करने में हेल्प की, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो एथिक्स की स्ट्रैटेजी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कि प्रिपरेशन कैसे करें और दूसरा है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन में भी दो पार्ट हैं, एक तो आंसर्स वाला पार्ट है और दूसरा केस स्टडी वाला पार्ट है। अक्सर ये होता है कि बोला जाता है कि एथिक्स में केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो बहुत हैं, नो डाउट, पर उसके चक्कर में हम कभी कभी आंसर्स वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं। मैंने भी यही गलती की थी लास्ट टाइम और मैंने आंसर्स को कम इम्पॉर्टेंस दिया था प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से मेरी आंसर्स की क्वालिटी बिल्कुल एवरेज थी और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स, बिल्कुल एवरेज मार्क्स अलॉट हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आंसर्स को भी उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इक्वल मार्क्स का शेयर है दोनों ही पार्ट में। तो आंसर्स की प्रिपरेशन के लिए जो एथिक्स का सिलेबस है उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, एथिक्स में सबसे अच्छी बात है कि उसका सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है, उसमें वर्ड्स बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड हैं। आप उन वर्ड्स को गूगल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने किसी बुक को नहीं फॉलो किया था। मैंने हर वर्ड को गूगल करके, और बहुत सारी वेबसाइट्स में उसकी डेफिनेशन मिल गई थी, तो मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन अपने लिए बना लिया था जो मैं याद रख सकूं, स्पेशली क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के आप किसी रटे हुए चीज़ को याद नहीं कर सकते अगर वो बहुत लेंदी हो तो इसीलिए समझा हुआ पार्ट कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड से क्या समझते हैं, ऐसा एक बिल्कुल 1 या 2 लाइन का डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए और उसके साथ बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए जो कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट करे। जैसे कि अगर आप ऑनेस्टी का डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ में कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो जब आपने ऑनेस्टी दिखाई हो, चाहे वो स्कूल लाइफ से ही रिलेटेड क्यों ना हो या फिर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, आप बिल्कुल स्टेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई जॉब की है, वहाँ पे आपने कभी इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी दिखाई है, तो वो एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। ऐसे पर्सनल एग्जाम्पल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, तो अगर आप ये डालेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंडली, एग्जाम्पल्स आप जीएस से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फेजेस में। अगर आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी देखें तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे कई लोगों ने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ब्रेवरी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, तो आप उन लीडर्स को कोट कर सकते हैं कि इस जगह में ये लीडर ने ये वाली क्वालिटी शो की है। तो इससे आपका जो रिलेट करने का तरीका है वो भी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकता है। इसके अलावा प्रिपरेशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल्स आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट ना हो या ऐसे ना हो जो आपको एग्ज़ाम के माहौल में याद ना आए। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे होने चाहिए जो नेचुरली आपको याद आ जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठ के सोचने का टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इस बार आंसर्स की प्रैक्टिस करते वक्त और एग्ज़ाम में भी अटैम्प्ट करते वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं हर एक पॉइंट, अगर मैं कोई भी पॉइंट लिख रही हूँ तो मैं उसको एग्जाम्पल से ज़रूर कंपेंसेट करूँगी, और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका मुझे एग्जाम्पल नहीं आता तो मैं वो पॉइंट ही नहीं लिखूँगी। तो इसकी वजह से मैंने अपने आप को जो ये पुश किया था कि मुझे एग्जाम्पल्स कोट करने ही हैं, उस वजह से मैंने हर आंसर में लगभग हर पॉइंट में एग्जाम्पल्स कोट किए ही थे। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, जो कि केस स्टडी का पार्ट है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो केस स्टडी का नाम ही प्रैक्टिकलिटी से जोड़ के देखा जाता है। उसके लिए प्रिपरेशन भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से करनी होगी। जैसे कि केस स्टडी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा अप्रोच होता है। आपको स्टेक होल्डर्स लिखना होता है कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फिर जितने भी ऑप्शंस हैं बीच में वो सारे स्टेट करने होते हैं, और जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो आप क्या ऑप्ट करेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। ये बेसिक सा तरीका होता है। आपको ये देखना होगा कि आप जो ऑप्शंस लिख रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से कितने रिलेट किए जा सकते हैं।
इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैंने की थी। मैंने क्या किया था कि मैं पहले प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट मैंने किया था और उसमें मैंने देखा था कि किन किन पोस्ट होल्डर्स का नाम दिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी केस स्टडी में बोला जा रहा है कि यू आर डीएम, तो डीएम क्या क्या कर सकता है गिवन सिचुएशन में, या क्या क्या पावर है उनके पास, ये आपको पता होना चाहिए। यूजुअली हम प्रिपरेशन के दौरान हमको क्लियरली नहीं पता होता कि क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या वो नहीं कर सकते, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए कि डीएम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या उनके रेंज के बाहर है। अगर आप एसपी हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वैसे ही एसपी अगर आप होंगे, मतलब अगर आप पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड किसी पोस्ट में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको लिख लेना चाहिए। ऐसे अगर आप कॉमन सिटीज़न हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे, बिल्कुल जनरल सा आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए। तो जब भी आपके पास कोई केस स्टडी आएगी तो आप ये देखेंगे कि आप किस जगह पे खड़े हैं और उस तरीके से आप उस केस स्टडी को अप्रोच करेंगे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि केस स्टडी को थ्योरेटिकल ना बनाने के लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप उसे किसी ऐसे इंसान से डिस्कस कर सकते हैं जिसका यूपीएससी से ना रिलेशन हो पर प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज उनको हो। जैसे कि मैंने अपने फादर से चीज़ें डिस्कस की थी। मैं जब भी कोई केस स्टडी सॉल्व कर लेती थी उसके बाद मैं केस स्टडी का हल्का सा उनको डिस्क्रिप्शन देती थी कि अगर ये सिचुएशन है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूजुअली पॉइंट्स मैच होते थे पर एक दो नए पॉइंट्स निकल के आते थे जो मुझे बहुत सिंपल होते थे पर मुझे जिनका आइडिया शायद नहीं होता था। तो अगर आप ये करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सा दिखेगा आपका अप्रोच जो होगा केस स्टडी में, और उसमें आपको मार्क्स की लीड मिल सकती है। दूसरे पार्ट में आते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके में। तो यूजुअली एथिक्स में अलग अलग अप्रोच होते हैं, कोई आंसर से शुरू करता है, कोई केस स्टडी से शुरू करता है। ये आपको पहले डिसाइड करना होगा जब आप टेस्ट लिख रहे हो घर पे बैठ के या सेंटर में जाके, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस पार्ट को आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। मैंने केस स्टडी को पहले अटेम्प्ट करने का सोचा था और मैंने केस स्टडी अटेम्प्ट की, लेकिन मैं टाइम बाउंड मैंने पहले ही सोच लिया था कि 1.5 आवर्स में मुझे पार्ट बी अटेम्प्ट करना है और जितना हुआ है तुरंत छोड़ के फिर पार्ट ए में आना है, ताकि मैं टाइम मिसमैनेज ना करूं किसी भी पार्ट के साथ। जो मैंने प्रॉब्लम पिछले बार मेरे साथ हुई थी, जो मैंने पिछले बार केस स्टडी पे ज़्यादा टाइम दे दिया था और उस वजह से मेरे आंसर्स की क्वालिटी बिल्कुल डिप्लीट हो गई थी। तो आपको ये फिक्स करना होगा कि आप कितना कितना टाइम अलॉट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करिए। और पेपर अटेम्प्ट करते समय आप याद रखिए कि बिल्कुल इक्वल मार्क्स अलॉटेड है हर एक केस स्टडी को या हर एक क्वेश्चन को। तो कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ है तो उसको अननेसेसरी आप ज़्यादा टाइम दे दें, इजी क्वेश्चन को कम टाइम दें, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप इक्वल टाइम दीजिए और अच्छे से दोनों पार्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस से अटेम्प्ट करिए। अगर आप इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और हार्डली 12-15 डेज़ भी अगर आप एथिक्स को डिवोट करते हैं अच्छे से और खूब प्रैक्टिस करते हैं केस स्टडी की, तो आपको एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएंगे और इजीली स्कोर हो जाएंगे। तो उससे आपके रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी सर्विस आप चाहें वो आपको मिले। तो इसके साथ मैं डीकेटी को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ, और आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। थैंक यू।